मैं शोएब मोहम्मद, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी। आज हम बात करेंगे मुस्लिम लॉ के एक टॉपिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ए वॉइड इर्रेगुलर एंड वैलिड मैरिज। इससे पहले हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं वैधता के अनुसार विवाह के कौन कौन से प्रकार होते हैं, शून्य विवाह, अनियमित विवाह और मान्य विवाह। और हम शून्य, अनियमित और मान्य विवाहों में कौन कौन से भेद है, क्या अंतर है इन तीनों विवाहों में, उसके बारे में भी हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे शून्य, अमान्य और मान्य विवाहों के क्या परिणाम होते हैं, यानी कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ए वॉइड इर्रेगुलर एंड वैलिड मैरिज। अब हम विवाहों का शून्य, अमान्य और मान्य में वर्गीकृत करने का महत्व उनसे उत्पन्न होने वाले परिणामों के अंतर के कारण होता है। यानी जो शून्य, अमान्य और मान्य विवाह के जो परिणाम होते हैं वो तीनों के परिणाम अलग अलग होते हैं। अब हम बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ए वॉइड मैरिज, यानी शून्य विवाह जिसको बातिल विवाह भी कहा जाता है, उसके क्या परिणाम होते हैं। शून्य विवाह का समागम करने से पहले या बाद में कोई वैधानिक प्रभाव नहीं होता। शून्य विवाह में चाहे समागम हो या नहीं हो, उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता, उसकी कोई वैधानिकता नहीं होती। उसमें पक्षकारों के बीच किन्हीं वैधानिक अधिकारों या दायित्वों की उत्पत्ति भी नहीं होती है। जो पक्षकार होते हैं, स्त्री और पुरुष होते हैं, उनके बीच में किसी भी प्रकार के वैधानिक लीगल राइट्स की ना तो उत्पत्ति होती, ना ही कोई लाइबिलिटीज वहाँ पर उत्पन्न होती है। शून्य विवाह की संतान अवैध होती है। इस प्रकार समागमों को किन्हीं परिस्थितियों में विधि मान्य नहीं किया जा सकता। जो समागम होता है वो स्त्री पुरुष के बीच में, वॉइड मैरिज के बीच में, उसको किसी भी प्रकार से विधि मान्य नहीं किया जा सकता। वो पूर्ण रूप से शून्य होता है, वॉइड होता है, और किसी प्रकार के अधिकारों का, दायित्वों का पक्षकारों के बीच में उत्पत्ति भी नहीं होती है। तो ये शून्य विवाह के परिणाम हैं। और अब हम बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इर्रेगुलर मैरिज, यानी अमान्य विवाह। अमान्य विवाह जो होता है उसे फासिद विवाह भी कहा जाता है, इसको इनवैलिड मैरिज भी कहा जाता है, और इसको इर्रेगुलर मैरिज भी कहा जाता है। अनियमित या अमान्य विवाह के परिणामों का अध्ययन दो भिन्न दृष्टिकोणों से किया जा सकता है। इसका जो हम अध्ययन है वो दो दृष्टिकोणों से करेंगे, पूर्णावस्था यानी कंज्यूमेशन प्राप्त करने से पहले, और पूर्णावस्था प्राप्त करने के बाद, यानी कंज्यूमेशन करने स्त्री और पुरुष के बीच में कंज्यूमेशन होने से पहले और कंज्यूमेशन यानी पूर्णावस्था को प्राप्त करने के बाद में। यानी इसका अध्ययन हम दो तरीक़ों से करेंगे। जब स्त्री पुरुष के बीच में समागम हो जाता है, संबंध स्थापित हो जाते हैं, उससे पहले क्या परिणाम होते हैं इर्रेगुलर मैरिज में, और पूर्णावस्था प्राप्त कर लेता है ऐसा विवाह, तो उसके क्या परिणाम होते हैं। पहला जो हम पढ़ेंगे वो पूर्णावस्था प्राप्त करने से पहले। यदि विवाह पूर्णावस्था को प्राप्त नहीं हुआ है, यदि इर्रेगुलर मैरिज है और जो स्त्री पुरुष के बीच में संभोग नहीं हुआ है, समागम नहीं हुआ है, तो शून्य विवाह के समान इसका कोई वैधानिक प्रभाव नहीं होता। जिस प्रकार से शून्य विवाह में किसी प्रकार के लीगल राइट्स एंड लाइबिलिटीज उत्पन्न नहीं होती, उसी प्रकार से अगर विवाह इर्रेगुलर है और स्त्री और पुरुष के बीच में समागम नहीं हुआ है, तो इसका भी कोई वैधानिक प्रभाव नहीं होता, कोई लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज उत्पन्न नहीं होती है। पत्नी मेहर की हकदार नहीं होती है और वह इद्दत का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, चाहे वो विवाह विच्छेद से हो या फिर पति की मृत्यु होने पर हो। यहाँ पर इद्दत का पालन करना आवश्यक नहीं है। दूसरा कंडीशन हम देखते हैं कि पूर्णावस्था प्राप्त करने के बाद यदि इर्रेगुलर मैरिज है और स्त्री पुरुष के बीच में समागम हो गया है, संभोग हो गया है, तो विवाह ने पूर्णावस्था प्राप्त कर ली है, तो उसके क्या परिणाम होते हैं। अनियमित विवाह यदि पूर्णावस्था को प्राप्त हो गया है तो इसके निम्न वैधानिक प्रभाव होते हैं। कौन कौन से वैधानिक प्रभाव होते हैं इसके। विवाह विच्छेद के बाद पत्नी को इद्दत का पालन करना पड़ता है। यदि स्त्री पुरुष के बीच में समागम हो गया है, कंज्यूमेशन हो गया है, तो विवाह विच्छेद के बाद में पत्नी को इद्दत का पालन करना पड़ता है। परंतु इद्दत की अवधि चाहे विवाह विच्छेद से विवाह का विखंडन हुआ है या मृत्यु से, दोनों की स्थितियों में 3 मासिक धर्मों की होती है। यहाँ पर जो इद्दत का पीरियड होता है वो 3 मासिक धर्म का ही होता है, चाहे विवाह विच्छेद से इद्दत का पालन हो या मृत्यु
पति की मृत्यु होने पर इद्दत का पालन हो। दोनों स्थितियों में इद्दत की जो अवधि होती है वो 3 मासिक धर्म होती है अमान्य विवाह के अंतर्गत। पत्नी निश्चित या रिवाजी मेहर जो भी कम हो पाने की हकदार होती है। या तो मेहर निश्चित की गई है विवाह के अंतर्गत, या जो भी रिवाज में मेहर है, प्रचलन में जो मेहर है, उन दोनों में से जो भी कम हो वो पाने की पत्नी हकदार होती है। इद्दत की अवधि में वह निर्वाह खर्चा पाने की हकदार नहीं होती। यानी कि अगर जो मान्य विवाह होते हैं वहाँ पर वो इद्दत की अवधि में निर्वाह खर्च पाने की अधिकारी होती है, लेकिन चूँकि यह विवाह जो है वो अमान्य विवाह है, तो यहाँ पर अगर वो इद्दत की अवधि में है कंजुमेशन के बाद में, तो कंजुमेशन होने के बाद में वो इद्दत की अवधि में है विवाह विच्छेद या उसके पति की मृत्यु होने पर, तो वहाँ पर वो उस इद्दत की अवधि में निर्वाह खर्च पाने की हकदार नहीं होती। ऐसे विवाह की संतान औरस होती है, लेजिटिमेट होती है, परंतु अनियमित विवाह पूर्ण अवस्था प्राप्त करने पर भी पति पत्नी के बीच पारस्परिक अधिकारों का सर्जन नहीं करता। लेकिन यह महत्वपूर्ण बात है कि जो अनियमित विवाह होता है, चाहे वो पूर्णावस्था प्राप्त कर लेता है, पति पत्नी के बीच में समागम हो जाता है, उसके बाद भी पति पत्नी के बीच जो पारस्परिक अधिकार होते हैं उनका सृजन नहीं होता, उत्तराधिकार का सर्जन नहीं होता। यहाँ पर अगला जो परिणाम निकल के आता है वो है तलाक के एक बार उच्चारण मात्र से ही ऐसे विवाह का अंत किया जा सकता है। यानी कि जो अमान्य विवाह होता है अगर वो पूर्णावस्था को भी प्राप्त कर लेता है तो वहाँ पर तलाक के एक बार उच्चारण कर दिया अगर तलाक का, तो एक बार उच्चारण से ही ऐसे विवाह का अंत किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं मान्य विवाह या सही विवाह की, कि सही विवाह के कौन कौन से विधिक परिणाम होते हैं। यानी सही विवाह, मान्य विवाह या वैलिड मैरिज जो होती है उसके क्या क्या परिणाम होते हैं। ऐसे विवाह जो कि विवाह विधि की सभी औपचारिक अपेक्षाओं को पूर्ण करे वो विधि मान्य विवाह कहलाता है, जिसमें सारी कंडीशंस जो विवाह की है वो अगर पूरी होती है तो ऐसे विवाह को विधि मान्य विवाह कहा जाता है। एक विधि मान्य विवाह के लिए आवश्यक है कि दोनों पक्षकारों में विवाह करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। यानी उन दोनों के बीच में जो भी मुस्लिम लॉ के अंतर्गत प्रतिबंध बताए गए हैं वो प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। दोनों जो स्त्री और पुरुष है वो आपस में विवाह करने के लिए योग्य होने चाहिए। यदि स्थायी प्रतिबंधों का उल्लंघन करके विवाह होता है, यदि एब्सोल्यूट प्रोहिबिशंस होते हैं, यदि स्त्री और पुरुष के बीच में ऐसे प्रोहिबिशंस हैं जहां पर वो पूर्ण रूप से प्रतिबंध है कि ऐसे एब्सोल्यूट प्रोहिबिशंस के बीच में विवाह नहीं हो सकता, ऐसे रिलेशंस के बीच में विवाह नहीं हो सकता, तो ऐसा विवाह शून्य होगा। और यदि अस्थायी नियमों जैसे कि रिलेटिव प्रोहिबिशंस का उल्लंघन करके विवाह होता है, हम पिछले वीडियो में एब्सोल्यूट प्रोहिबिशंस और रिलेटिव प्रोहिबिशंस के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो अगर एब्सोल्यूट प्रोहिबिशंस का उल्लंघन होता है, स्थायी प्रतिबंधों का उल्लंघन करके विवाह होता है, तो ऐसा विवाह शून्य होता है। और यदि अस्थायी नियमों का उल्लंघन करके विवाह होता है तो वह अनियमित विवाह होगा। रिलेटिव प्रोहिबिशंस का उल्लंघन करने से जो विवाह होगा वो अनियमित विवाह होगा। मान्य सही विवाह पति पत्नी के बीच अधिकारों और कर्तव्यों का सर्जन करता है। ऐसे विवाह पत्नी को मेहर पाने का हकदार बना देता है, निर्वाह व्यय, निर्वाह भत्ता, मेंटेनेंस का उसको हकदार बना देता है और अपने पति के मकान में रहने का अधिकार प्रदान करता है वैलिड विवाह की स्थिति में। और पत्नी को पति के प्रति श्रद्धा रखने, उसकी आज्ञा का पालन करने, उसे समागम करने देने और पति की मृत्यु या विवाह विच्छेद के पश्चात इद्दत का पालन करने का दायित्व होता है। यानी कि पत्नी का क्या दायित्व होता है, पति के प्रति श्रद्धा रखे, उसकी आज्ञा का पालन करे, उसको जो भी उचित समय है उसमें समागम का अवसर प्रदान करे, और पति की मृत्यु हो जाने पर विवाह विच्छेद के पश्चात इद्दत का पालन करना भी उसका दायित्व बन जाता है वैलिड विवाह की स्थिति में। वह पक्षकारों के बीच संबंध की निषिद्ध आसक्तियाँ, डिग्रीज और पारस्परिक दाय, इनहेरिटेंस यानी विरासत के अधिकारों को जन्म देती है। एक वैलिड विवाह जो होता है वो पक्षकारों के बीच संबंध की निषिद्ध आसक्तियाँ, जिनके बीच जब वो किसी एक वैलिड विवाह के बाद में जो एब्सोल्यूट प्रोहिबिशंस होते हैं या वो अन्य व्यक्तियों के साथ में उसका जो विवाह नहीं हो सकता, निषिद्ध आसक्तियों का, डिग्रीज का जन्म होता है और पारस्परिक दाय यानी विरासत के अधिकार भी जो होते हैं वो भी उत्पन्न होते हैं। दाय के अधिकार उत्पन्न हो जाते हैं, इनहेरिटेंस के जो राइट्स हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं वैलिड विवाह में पति और पत्नी के बीच में।
यानी कि हम बात करते हैं पति और पत्नी के अधिकार और कर्तव्य वैलिड विवाह में। सुविधा के लिए इनका अध्ययन 3 निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। पारस्परिक अधिकार तथा दायित्व दोनों के कौन से होते हैं, पति और पत्नी के आपस में कौन से पारस्परिक अधिकार और दायित्व होते हैं। दूसरा जो शीर्षक है पत्नी के अधिकार और पति के कर्तव्य, पत्नी के कौन कौन से अधिकार हैं और पति के कौन कौन से कर्तव्य हैं, ये इस शीर्षक के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। और तीसरा जो प्रकार है वो है पति के अधिकार और पत्नी के क्या कर्तव्य हैं। तो इन तीनों शीर्षक जो हैं पारस्परिक अधिकार तथा दायित्व, पत्नी के अधिकार और पति के कर्तव्य, और पति के अधिकार और पत्नी के कर्तव्य के अंतर्गत हम पति और पत्नी के अधिकार और कर्तव्य का अध्ययन करते हैं। पहला जो महत्वपूर्ण जो शीर्षक है उसमें हम अध्ययन करेंगे पारस्परिक अधिकार तथा दायित्व पति पत्नी के कौन से होते हैं। यानी कि मान्य विवाह समागम को वैध बना देता है। मान्य जो विवाह होता है, वैलिड मैरिज होता है, उसमें पति पत्नी के बीच में जब समागम होता है, कंजुमेशन होता है, संभोग होता है, तो वो उस विवाह को वैलिड बना देता है, लेजिटिमेट बना देता है। और उससे उत्पन्न संतान जो होती है औरस होती है, लेजिटिमेट होती है। मान्य विवाह से उत्पन्न जो संतान होती है वो औरस होती है, लेजिटिमेट होती है। पति और पत्नी परस्पर दाय इनहेरिटेंस के अधिकार प्राप्त करते हैं। पति और पत्नी के बीच में जो इनहेरिटेंस के जो अधिकार होते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं और संबंध की निषिद्ध आसक्तियों का जन्म होता है। यानी ऐसे प्रोहिबिटेड रिलेशंस उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसे आसक्तियाँ उत्पन्न हो जाती है जहाँ पर पत्नी विवाह नहीं कर सकती, जिसके कारण वे ऐसी आसक्तियों के भीतर विवाह नहीं कर सकते। ऐसे पक्षकारों के अधिकार एवं कर्तव्य निम्नलिखित, यानी पति व पत्नी के बीच में जब उनका वैलिड विवाह होता है तो दोनों के लिए निषिद्ध आसक्तियों का, संबंध की निषिद्ध आसक्तियों का जन्म हो जाता है, जिनके कारण वे ऐसी आसक्तियों के भीतर पति और पत्नी विवाह नहीं कर सकते। ऐसे पक्षकार, पत्नी तो एक पति से एक पुरुष के अलावा एक समय में ज़्यादा पुरुष से विवाह कर ही नहीं सकती, लेकिन जो पति होता है वो एक समय में 4 पत्नियां रख सकता है, तो उसके लिए भी निषिद्ध आसक्तियों का जन्म हो जाता है। वो पत्नी से निषिद्ध आसक्तियों का जो इनका जन्म होता है वहाँ पर वो पति विवाह नहीं कर सकता। विवाह के पक्षकार परस्पर दाय प्राप्त करने के अधिकारी हो जाते हैं। यानी विवाह के जो पक्षकार है उन दोनों के पारस्परिक जो इनहेरिटेंस का जो दाय का जो अधिकार है वो उत्पन्न हो जाता है। उन दोनों के बीच में जो समागम होता है वो वैध हो जाता है। यानी दोनों के बीच में जो संभोग होता है वो लेजिटिमेट होता है, विधिमान्य होता है। पक्षकारों के बीच संबंधों की निषिद्ध आसक्तियाँ उत्पन्न हो जाती है, उनके बीच वैध शर्तें बंधनकारी हो जाती है। जो विवाह की जो वैध शर्तें होती है जिनका पालन करना पति पत्नी के बीच में जरूरी होता है, वो उन दोनों के लिए बंधनकारी हो जाती है। अगला जो शीर्षक है वो है पत्नी के अधिकार और पति के कर्तव्य। यानी कि पत्नी अपने पति से निर्वाह व्यय प्राप्त करने की अधिकारी होती है, यानी मेंटेनेंस प्राप्त करने की अधिकारी होती है, निर्वाह खर्चा प्राप्त करने की अधिकारी होती है। वैलिड विवाह की स्थिति में वह विवाह के आवश्यक परिणाम के रूप में मेहर की अधिकारी होती है, मेहर प्राप्त करने की अधिकारी होती है, मेंटेनेंस प्राप्त करने की अधिकारी होती है, निर्वाह व्यय प्राप्त करने की अधिकारी होती है। चाहे मेहर के संबंध में कोई अनुबंध न भी किया गया हो तब भी वो मेहर, विवाह के समय तब भी वो मेहर, उचित मेहर पाने की अधिकारी होती है। उसे अपने पति के साथ रहने का अधिकार होता है कि वो वैलिड विवाह के बाद अपने पति के साथ रहे और अपने अनन्य उपयोग के लिए एक अपने पर्सनल यूज के लिए एक कक्ष में रहने का या कक्ष का उपयोग करने का उसका अधिकार होता है। उसे निषिद्ध आसक्तियों के भीतर के अपने संबंधियों के यहाँ जाने, यानी जो भी निषिद्ध आसक्तियों के जो अधिकार हैं उसके वहाँ जाने, यानी कि जो निषिद्ध आसक्तियों के भीतर के अपने संबंधियों के यहाँ जाने और उनके यहाँ आने का अधिकार होता है। इस प्रकार पत्नी के अधिकार और पति के कर्तव्य निम्नलिखित हैं। यानी कि जो पत्नी और पति के अधिकार और पति के कर्तव्य है वो निम्नलिखित है। कौन कौन से हैं? पति की सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए उससे निर्वाह व्यय की प्राप्ति, या पति का जो सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए उससे मेंटेनेंस की प्राप्ति करना। यदि पत्नी आज्ञाकारिणी और वयस्क हैं तो उसे इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।
अगर पत्नी आज्ञाकारी है और वयस्क हैं और अपने पति के साथ में वो समागम करने के लिए तैयार है, तो उसको पति का ये दायित्व बनता है कि वो अपनी पत्नी को निर्वाह वे दे या पत्नी का मेंटेनेंस करें। भले ही वो अपनी संपत्ति से अपना निर्वाह कर सकती है, ये दायित्व जो पत्नी का मेंटेनेंस का जो पति का दायित्व है वो तब भी पत्नी का बना रहता है, जबकि पत्नी के पास में इतनी संपत्ति है कि वो अपना निर्वाह जो होता है वो खुद कर सकती है। उसके उपरांत भी पति का ये दायित्व है कि वो अपनी पत्नी है उसका मेंटेनेंस करें। वह अधिकार उसे तब तक प्राप्त रहता है जब तक कि विवाह विच्छेद नहीं होता। यह अधिकार उसका तब तक बना रहता है जब तक कि उसका विवाह विच्छेद नहीं होता। एक से अधिक पत्नियां होने पर सभी के समान व्यवहार तथा पृथक शयन कक्ष की जो व्यवस्था है वो भी पति को करनी होती है। यदि पति के एक से अधिक पत्नियां हैं तो सभी के साथ वो समान प्रकार का व्यवहार रखें और प्रत्येक पत्नी के लिए पृथक से अलग अलग शयन कक्ष हों। अपना मेहर प्राप्त करने और भुगतान न किए जाने पर समागम से इनकार करने का अधिकार। पत्नी का जो एक महत्वपूर्ण अधिकार है वो है मेहर का अधिकार। पत्नी को ये अधिकार जो मेहर का अधिकार है वो प्राप्त है कि वो अपने पति से मेहर को प्राप्त करे, मेहर की राशि या जो भी वस्तु है उसको प्राप्त करे। और यदि उसको मेहर की राशि का भुगतान पति के द्वारा नहीं किया जा सकता तो पत्नी का ये अधिकार है कि वो अपने पति के साथ में समागम करने से, संभोग करने से इनकार कर सकती है। और वर्ष में कम से कम एक बार अपनी निषिद्ध आसक्तियों के भीतर के संबंधियों के यहाँ जाने और उसके यहाँ आने और उसके माता पिता और पूर्व पति से उत्पन्न बच्चों के उचित अंतराल रीजनेबल फ्रीक्वेंसी से उसके यहाँ आने का अधिकार है। यानी पत्नी का ये अधिकार है कि जो निषिद्ध आसक्तियों के भीतर उनके जो रिलेशनशिप है या संबंधी हैं उन संबंधियों के यहाँ जाने या उनके घर पे आने, और उसके माता पिता के घर जाने का उसका अधिकार है, उसका माता पिता को उसके घर आने का अधिकार है। और पूर्व पति से जो उसके बच्चे हैं उनको नियमित अंतराल पर जो पत्नी का जो घर है उसके घर पर आने का अधिकार है, ऐसे बच्चे जो उसके पूर्व पति से उत्पन्न हुए हैं। पहले पति से उत्पन्न जो संतान है उनका भी अधिकार है कि वो उसके जो घर है उस पर उनको आने का अधिकार है। तो ये पत्नी के अधिकार हैं। और यदि पति उसी मकान में कोई ऐसी अनैतिक आचरण वाली महिला को बिना विवाह के अपने साथ में रखता है तो ऐसी स्थिति में पत्नी पति के साथ रहने से इनकार कर सकती है और निर्वाह भत्ते की मांग कर सकती है। ये पत्नी का अधिकार है यदि वो अनैतिक महिला को उसी मकान में रखता है जिस मकान में पत्नी रहती है, तो पति के साथ रहने से इनकार करने और ऐसे इनकार के होते हुए निर्वाह की अभ्यर्थना करने का पत्नी का अधिकार है वैलिड विवाह की स्थिति में। अब हम एक शीर्षक पे बात करते हैं कि अब पति के कौन कौन से अधिकार है और पत्नी के क्या क्या कर्तव्य है एक विधि मानने या जो वैलिड विवाह की स्थिति में। पत्नी अपने स्वास्थ्य तथा शिष्टता का ध्यान रखते हुए, जो एक पत्नी होती है वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए और शिष्टता सदाचार का ध्यान रखते हुए उचित अवसरों और स्थानों पर, ऐसे अवसर जो उचित हैं, समय उचित है, स्थान उचित हैं, ऐसे उचित अवसर व उचित स्थान पर अपने पति को समागम करने देने के लिए बाध्य हैं। यानी एक पत्नी का ये दायित्व बनता है कि वो अपने पत्नी को उचित अवसर पर और उचित स्थान पर अपने स्वास्थ्य और शिष्टता का ध्यान करते हुए समागम करने के लिए अवसर प्रदान करे या समागम करने के लिए उपलब्ध हो। ये पत्नी का कर्तव्य बनता है। दाम्पत्य निष्ठा का पालन करना उसके लिए आवश्यक है। कॉन्जुगल राइट्स का जो पालन करना या अपने पति के लिए उपलब्ध होना उचित अवसर और स्थान पर उसका कर्तव्य बनता है पत्नी का। पति की मृत्यु या विवाह विच्छेद होने पर वह इद्दत पालन करने के लिए विवश है। यानी वैलिड विवाह की स्थिति में जो हमने देखा कि 3 चंद्रमास विवाह विच्छेद की अवधि में और 4 महीने 10 दिन पति की मृत्यु हो जाने पर जो वैलिड विवाह की स्थिति में पत्नी को इद्दत का पालन करना होता है वो उसके लिए जरूरी है। इस प्रकार उसके लिए दाम्पत्य निष्ठा का दृढ़ता से
पालन करना आवश्यक है। वैलिड विवाह की स्थिति में, मान्य विवाह की स्थिति में जो पत्नी होता है उसको दाम्पत्य निष्ठा का जो है दृढ़तापूर्वक पालन करना आवश्यक है। वो अपने स्वास्थ्य, शिष्टता और स्थान का ध्यान रखते हुए पति को अपने समागम करने देने के लिए बाध्य हैं। यानी वो अपने पति से समागम के लिए मना नहीं कर सकती। अगर उसका स्वास्थ्य ठीक है और शिष्टता और स्थान तथा उचित अवसर हो तो वो अपने पति को पत्नी के साथ समागम करने के लिए बाध्य हैं। वह पति की उचित आज्ञाओं का पालन करने के लिए बाध्य है कि जो पति की जो आज्ञाएं होती हैं, जो रीजनेबल उसके जो आज्ञाएं होती है उनका पालन करने के लिए पत्नी जो होती है वो बाध्य होती है। अब हम बात करते हैं कि वैलिड विवाह के अंतर्गत वह पति की उचित आज्ञाओं का पालन करने के लिए बाध्य हैं। पक्षकारों की सामाजिक स्थिति और स्थानीय प्रथा के अनुसार प्रथा करना पत्नी का कर्तव्य है। यानी कि जो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वैलिड मैरिज है वो ये है कि वो पति की उचित आज्ञाओं का पालन करने के लिए बाध्य हैं। पक्षकारों की सामाजिक स्थिति, यानी सामाजिक स्थिति क्या है, वहाँ का उस समाज का क्या एनवायरनमेंट है, कैसा माहौल है, और स्थानीय प्रथा के अनुसार वहाँ की जो लोकल कौन कौन सी प्रथाएं हैं, रूढ़ियाँ हैं, उनके अनुसार उसको पर्दा करना पत्नी का कर्तव्य है। मुस्लिम्स के अंदर महिलाओं के द्वारा जो बुर्का पहना जाता है, ये जो पर्दा किया जाता है, वो एक पत्नी का कर्तव्य है। वह मृत्यु या विवाह विच्छेद होने पर इद्दत का पालन करने के लिए बाध्य हैं। यानी कि वह पति की मृत्यु होने पर और विवाह विच्छेद होने पर, जैसा कि हमने बात की, 3 चंद्रमास और 4 महीने 10 दिन का जो समय होता है इद्दत का, उसका पालन करने का उसकी जिम्मेदारी बनती है पत्नी की। यानी कि इस प्रकार से हमने तीनों जो शून्य, अमान्य और मान्य विवाहों के परिणाम के बारे में बात की कि शून्य विवाह के क्या परिणाम होते हैं, अमान्य विवाह फासिद विवाह के क्या परिणाम होते हैं, और मान्य विवाह के क्या परिणाम निकल के आते हैं, और मान्य विवाह के जो परिणाम हैं इनका हमने 3 शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन किया कि पारस्परिक अधिकार तथा दायित्व कौन कौन से उत्पन्न होते हैं, पत्नी के अधिकार और पति के कर्तव्य क्या क्या हैं, पति के अधिकार और पत्नी के कर्तव्य क्या क्या हैं। इस प्रकार से ये जो हमने चर्चा की है शून्य, अमान्य और मान्य विवाहों के, ये लीगल कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर सामने आते हैं। धन्यवाद।